और खबर मध्य प्रदेश से, जहां हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस ब्लास्ट से पूरा शहर हिल गया है। धमाके के बाद भीषण आग ने पटाखा फैक्ट्री को घेर लिया। आसपास के करीब 60 घर आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर से ही देखा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला सहित फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई है। जहां अचानक सुबह ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विस्फोट के बाद से कैसे अफरा तफरी बची है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। करीब 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो हरदा की तस्वीर, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है और देखिए धुएं का गुब्बार सा उठता हुआ आसमान में नजर आ रहा है। एक बड़ा हादसा यहां पर हरदा मध्य प्रदेश में सामने आया है और इस ब्लास्ट से पूरा शहर हिल गया। बताया जा रहा है कि तेज आवाज हुई। हरदा की पटाखा फैक्ट्री की तस्वीर है, जहां अचानक बड़ा धमाका हुआ। 7 लोगों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद भीषण आग ने पटाखा फैक्ट्री को पूरी तरीके से घेर लिया और बताया जा रहा है करीब 60 घर आग की चपेट में आ गए। वहीं जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुब्बार देखिए कैसे दूर से ही नजर आ रहा है और एक आवाज भी सुनाई आपको दे रही होगी। और इस तरीके से लगातार यहां पर विस्फोट देखने को मिला। सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला सहित फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है। इस आग को भी बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन आग काफी भयावह है। विस्फोट काफी शक्तिशाली हुआ है और इस वजह से काफी मुश्किल भी जिला प्रशासन के लिए कि कैसे इस हादसे पर काबू पाया जा सके, कैसे इस अगलगी पर, इस विस्फोट पर काबू पाया जा सके। 100 से ज्यादा लोग जो जख्मी हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 की मौत अब तक इस घटना में हो चुकी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरदा मध्य प्रदेश की, और ये भयावह हादसा इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कैसे आग की लपटें धू धू कर आसमान की तरफ उठ रही हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विस्फोट कितनी भयावह रूप से हुआ है। आग की लपटें कितनी तेजी से ऊपर उठ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भीषण अगलगी की घटना है और करीब 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। फैक्ट्री, ये माफ कीजिएगा, पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी और विस्फोट होने के बाद अचानक ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। पटाखा खुद एक ज्वलनशील पदार्थ होता है और उसमें अगर आग लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह ये हादसा रहा होगा और इसी वजह से 7 लोगों की जान चली गई। और ईडी ने जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। दरअसल ईडी ने राधा चरण शाह की कंपनी मेजर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड की 2 अचल संपत्ति को कुर्की जब्ती कर ली है। ये कार्रवाई पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 26.19 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है और कार्रवाई जो है वो जेडीयू के एमएलसी राधा चरण शाह के खिलाफ किया गया है। ईडी के द्वारा ये कार्रवाई जो है वो की गई है। बताते चले कि राधा चरण शाह जो है वो मेजर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंपनी चलाते हैं और उसी के जो अचल संपत्ति थी, 2 जो संपत्ति है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 26.19 करोड़ का ये संपत्ति जो है जिसे जब्त करने की कार्रवाई ईडी के द्वारा किया गया है। और ईडी ये कार्रवाई जो है वो राधा चरण शाह, जैसे हमने पहले बताया कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उनके विरुद्ध किया है और आने वाले दिनों में जो राधा चरण शाह की बिजनेस पार्टनर है उनके साथ अन्य लोगों के विरुद्ध भी ये कार्रवाई, ये एक्शन देखने को मिल सकता है। ईडी के सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि ब्रॉडसन ने कई जगहों पे जो है काली कमाई किया है और करोड़ों का जो कर चोरी जो है वो ब्रॉडसन के द्वारा किया गया था और उसी मामले में ये जानकारी, ये साक्ष्य जो है
वो ईडी के हाथ लगा, जिसके आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की। राधा चरण शाह के दो संपत्ति जो है, जैसा हमने पहले बताया कि 26.19 करोड़ की ये संपत्ति है, जिसे जब्त करने की कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है। तो ये कार्रवाई जो है वो फौरी तौर पे कार्रवाई कही जा रही है। आने वाले दिनों में कार्रवाई का स्वरूप जो है वो और बड़ा होगा, और भी जो लोग हैं ब्रॉडबैंड से जुड़े हुए वो ईडी के जब्त में आ सकते हैं, ईडी के कार्रवाई के जब्त में आ सकते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच बगाल से बड़ी खबर है, जहां 7 करोड़ रुपए का चरस जब्त किया गया है। 35 किलो चरस के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई है। 35 किलो चरस बरामद किया गया है। बेतिया के सिकटा का तस्कर गिरफ्तार बताया जा रहा है। धना पुलिस ने एक यात्री बस से बरामद किया है। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने इसकी जानकारी दी है। तो सिकटा का रहने वाला यह तस्कर है और जिसके पास से 35 किलो चरस बरामद किया गया है। 7 करोड़ रुपए इसकी कीमत, 35 किलो चरस का एक की गिरफ्तारी हुई है। बेतिया के सिकटा का रहने वाला यह तस्कर बताया जा रहा है। धना पुलिस ने एक यात्री बस से चरस बरामद किया। और अगली खबर आपको बाढ़ से बताएं, जहां सहजानंद नगर में बकामा पंचायत के मुखिया के घर पर बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। मुखिया के पति का कहना है कि इसके पहले उनके भाई की भी हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। घटना तो सुबह 6:30 बजे के लगभग में 2 अपराधी आया और मैंने मोटरसाइकिल से उतरा और गोली चला के फरार हो गया। हम उस समय भीतर रूम में ही थे। इससे पहले भी मेरा भाई का एक हत्या हो गई थी, आज से साल भर पहले। इससे पहले भी मान लिया जाए हमारे पंचायत में कुछ क्रिमिनल लोग जन्म ले लिए हैं, जो बार बार हमको मैंने मुखिया जब से बने हैं तब से तबाह किए। या तो अपराधी आया हुआ आ करके अनाधुन 2 फायरिंग किया, अंधेरा का फायदा लेकर के इसी रास्ते से गली के मोहल्ला के होते हुए भाग चला। स्पष्ट नहीं हो रही है, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लिया जा रहा है, स्पष्ट होगा उसका गिरफ्तारी। आतंकी सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदर जीत उर्फ गोल्डी बराड़ का बिहार कनेक्शन सामने आया है। चंडीगढ़ में वारदात को अंजाम देने के बाद गोल्डी बराड़ के 3 गुर्गे गोपालगंज में शरण लिए हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब की स्पेशल फोर्स को भनक लगने के बाद यहां से नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन गोरखपुर पहुंचते ही इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार अपराधियों ने गोपालगंज के चितौली गांव के अलावा पटना के विभिन्न जगहों पर शरण लेने का खुलासा किया है। वहीं गोल्डी बराड़ का गोपालगंज कनेक्शन सामने आने के बाद गोपालगंज पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई है। वहीं विदेश जनपद गोरखपुर की स्वात एसओजी टीम तथा जनपद चंडीगढ़ नॉर्थ की जो टीम है, उनके जॉइंट ऑपरेशन में 3 मोहाली के रहने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों द्वारा 19 जनवरी 2024 को प्रातःकाल में एक व्यवसायी के घर के बाहर फायरिंग की थी और उसके बाद में उससे 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर। इन तीनों अभियुक्तों को इस जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार करके चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया। और विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के कहने पर चंडीगढ़ में कारोबारी के घर पर फायरिंग हुई थी। पूरा मामला फिरौती से जुड़ा हुआ है। दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 5 में कारोबारी कुलदीप मक्कड़ के घर 19 जनवरी को फायरिंग की गई थी। पहले करोड़ों रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और फिर रंगदारी नहीं देने पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई और इसी वारदात में गोल्डी बराड़ के 3 गुर्गे अमृतपाल उर्फ गुज्जर, कमलप्रीत सिंह और प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में कई खुलासे हुए। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता ने। मैडम ये पूरा मामला ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ 5 ਸੈਕਟਰ ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਗਸ ਦੀ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਬਸਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਗੈਰੀ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਹੋਰ ਅਕੰਪਲਿਸ ਉਹਦੇ ਫੜੇ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੋਰਖਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ AGTF ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਕੰਪਲਿਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ
ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ हैं। 6 ਬੰਦੇ इस पूरे मॉड्यूल ਦੇ हाले तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। और देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए सरकार देने वाली है। 7वें सेमेस्टर में यह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। नीतीश कैबिनेट ने 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 6010 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 1 अरब 4 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। वहीं वाहन खरीदने के लिए 41 करोड़ 48 लाख 67 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। 3,46,777 आवेदनकर्ता को इसका लाभ मिल सकेगा। एनआईटी पटना में इंक्यूबेशन सेंटर भवन बनेगा। तो 14 एजेंडा पर मुहर। नीतीश कैबिनेट से अपडेट। और इस बीच हैदराबाद से आपको बड़ी खबर बताएं। श्रीशैलम के लिए कांग्रेस के 14 विधायक रवाना हो गए। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए ये कांग्रेस विधायक निकल चुके हैं। श्रीशैलम में 2 दिन रुकेंगे। 3 विधायक हैदराबाद में ही रुक गए हैं। रुकने वालों में मोहम्मद अफाक आलम और इजराउल हुसैन शामिल हैं। कल कांग्रेस के एक और विधायक के पहुंचने से अब विधायकों की संख्या 16 से बढ़कर 17 हो गई है। खबर है कि 2 और विधायक आने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हैदराबाद से, जहां इस वक्त बिहार कांग्रेस के कई विधायक वहां पर मौजूद हैं और अब विधायकों की संख्या 2 और लोगों की आने से 17 हो गई है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या जानकारी है? ये विधायक अब वहां पहुंच चुके हैं श्रीशैलम? नहीं, अभी ये कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं श्रीशैलम के लिए और तकरीबन 200 किलोमीटर हैदराबाद से पड़ता है श्रीशैलम। तो वहाँ पहुँचने में कम से कम 4 घंटे का वक्त इनको लगेगा श्रीशैलम पहुँचने में। और 14 विधायक यहाँ से हैदराबाद से निकले हैं श्री नेचर वैली, जहाँ पर ये रुके हुए थे। और 3 विधायक जो हैं वो यहीं रुक गए हैं हैदराबाद में। इसमें मोहम्मद अफाक और इजहारुल हुसैन और एक विधायक और हैं, उनका नाम जो है, इस तरह से 3 विधायक जो है वो निकले हैं, वहाँ रुक गए हैं हैदराबाद में। और बाकी 14 विधायक जो है वो निकल चुके हैं वहाँ के लिए और वहाँ श्रीशैलम में रात में वहीं स्टे करेंगे और सुबह अभिषेक में भी हिस्सा लेंगे। उसके बाद आगे का प्लान वो अभी कंफर्म नहीं है, उनको क्लियर नहीं है, लेकिन वो हो सकता है कि तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए भी जाएं या फिर वापस हैदराबाद आ सकते हैं। मैं एक बात और भी बताऊं कि हमारी कुछ विधायकों से बात हुई, वो शॉपिंग करने के लिए भी उन्होंने बताया कि कल शाम को निकले थे और कुछ कपड़े वगैरह की खरीदारी की है और कुछ मार्केट वगैरह घूमने के लिए निकले थे। तो वो मतलब ये सूचनाएं जो है वो संजय, ये बताइए कि क्या पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ वहां भी गई है जहां ये विधायक गए हुए हैं श्रीशैलम? और साथ ही साथ अभी अभी आपने जानकारी दी कि सभी शॉपिंग करने के लिए निकले थे, तो क्या इसकी इजाजत उन्हें पार्टी की तरफ से दी गई है कि जहां उन्हें ठहराया गया है वहां से वो बाहर निकलकर खुद घूम सके, बाहर निकल सके? नहीं, दरअसल जब किसी को बाहर जाना है तो वो उसकी सूचना जो है स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से डिस्कस करके और फिर उस हिसाब से एक गाड़ी में 1-2 विधायक जहां पर भी उनको जिधर जाना है वो वहां उस हिसाब से गए हैं। तो उसमें 2 लोग कल शाम को शॉपिंग के लिए गए हुए थे और वो कुछ खरीदारी करके वापस लौट के आए। उन्होंने कुछ कपड़े वगैरह की खरीदारी की है। वाकई संजय, तो ये विधायक लगातार घूम फिर रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का पदभार ग्रहण किया। मुख्य सचिवालय स्थित वित्त विभाग में सम्राट चौधरी का स्वागत विभाग के अधिकारियों ने किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीब कल्याण से जुड़े योजनाओं को जमीन पर उतारना है। बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले बजट के लिए भी सरकार ने तैयारी कर ली है। प्रबंधन करते रहे और बिहार आंतरिक संसाधन कम रहने के बावजूद भी कैसे मजबूती से बिहार खड़ा हो, इसकी चिंता करते रहे। आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि
कि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है, ये एक बड़ा बजट होता है, लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इस परिस्थिति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसको आगे। और शिक्षक बहाली फेज 3 को लेकर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च के बीच ली जाएगी। परीक्षा होनी है और 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि रखी गई है। आपको बता दें कि मार्च में फेज 3 प्राइमरी से लेकर +2 तक की परीक्षा होगी। वहीं शिक्षक बहाली फेज 3 और 4 की परीक्षा अगस्त में होनी है। आपको बता दें कि बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज 18 की खबर पर अब मुहर लग गई है। दरअसल सबसे पहले न्यूज 18 ने ही तीसरे फेज की परीक्षा को लेकर जानकारी दी थी। बीपीएससी के अनुसार ये परीक्षा शिक्षा विभाग, SC/ST वेलफेयर दोनों के लिए ली जाएगी। बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का प्रावधान नहीं रखेंगे। पटना के साथ बिहार के कई जिलों में एटीएम तोड़कर कैश चोरी की वारदात हो रही है। बावजूद इसके पटना में एटीएम की सुरक्षा भगवान भरोसे है। एक दो क्या लगभग एटीएम में सुरक्षा गार्ड की तैनाती नजर नहीं आ रही है। पटना से पूरी खबर संवाददाता अमित कुमार बता रहे हैं। इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस विधायकों ने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। उमा शंकर अकेला और इरफान अंसारी ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया। इरफान अंसारी ने कहा कि MT और MBBS दोनों हूं, मेरी भी इच्छा है कि अच्छा विभाग मिले। वहीं जेएनएम के वरिष्ठ नेता और विधायक स्टीफन मरांडी ने भी मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। स्टीफन मरांडी ने कहा कि मैं सीनियर नेता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मंत्री बनूं। और चलिए खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।